Hello everyone, this is सोनिया सहरावत एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चों, हमने जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया था इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट इज यूपी एलटी ग्रेड 2018, जिसके हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कुछ जीएस के बारे में जाना कि जीएस के और मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट 120 क्वेश्चन होते हैं हमारे जूलॉजी और बॉटनी के। उन वीडियोस में हमने जूलॉजी के अपने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नाउ इन दिस सेशन वी विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा यहाँ है, यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73 हम देखते हैं। 72 तक हम सॉल्व कर चुके थे। 73 क्वेश्चन क्या कहता है? विटामिन ए इज अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। विटामिन ए जो होता है वो प्रीकर्सर है किसके सिंथेसिस के लिए? सो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है बेटा? सोमेटोस्टेटिन, रेटिनिन, स्कोटॉप्सिन, द पिगमेंट ऑफ द आइरिस। देखिए एकदम से दिमाग में आ जाता है विटामिन ए किसके लिए जरूरी है? आईज के लिए जरूरी है। कहते हैं ना कि विटामिन ए वाला खाना खाइए, जिससे क्या होगा, आपकी आईज जो है वो अच्छी रहेंगी। सो आईज में भी बट हमारे पास थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आ गए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सोमेटोस्टेटिन। ये तो आप एकदम से ऑप्शन हटा ही देंगे। कैसे? क्योंकि सोमेटोस्टेटिन आइज से रिलेटेड तो नहीं है। सोमेटोस्टेटिन क्या है? अगर आपने हॉर्मोन्स पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। ये ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर होता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर। ग्रोथ हार्मोन किससे बनता है? पिट्यूटरी से। और ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये हाइपोथैलेमस से सीक्रेट और रिलीज होता है, और हाइपोथैलेमस से किसके लिए आता है? जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इनहिबिट करता है, मींस उसको रिलीज को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, रेटिनिन। रेटिनिन क्या है बेटा? आप इसके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ से थोड़ा सा ये कॉमन सेंस से भी सोल्व होने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज आईज में रेटिना होती है ना, और रेटिना में हमारी रोड सेल्स होती हैं और कोन सेल्स। 2 तरह की सेल्स होती है रेटिना में। जो रोड सेल्स होती है वो सेंसिटिव होती है किसके लिए? लाइट के लिए, डिम लाइट के लिए। और जो कोन सेल्स होती हैं वो कलर के लिए। मीन्स आप अंधेरे में भी जो देख पा रहे हो ना थोड़ा बहुत, या फिर आप कम रोशनी में भी देख पा रहे हो, इसका मीनिंग क्या है कि रोड सेल्स उसके लिए काम कर रही हैं। जो कोन सेल्स हैं वो कलर को पहचानने के लिए काम करती हैं। तो जो रोड सेल्स हैं उनमें एक प्रोटीन होती है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन इन्हीं 2 चीजों से बनती है, रेटिनिन और ऑप्सिन से। तो रेटिनिन कैसे बनता है? और विटामिन ए के ही ऑक्सीडेशन से रेटिनिन बनता है। एक एंजाइम भी काम करता है यहाँ पर, रेटिनिन रिडक्टेज सिस्टम एंजाइम कॉम्प्लेक्स, जिसकी प्रेजेंस में रेटिनिन जो है, रेटिनिन विटामिन ए से बनता है। तो यहाँ पर विटामिन ए जो है वो किसका प्रीकर्सर है बेटा? रेटिनिन का प्रीकर्सर है। मींस रेटिनिन बनता है उससे, और रेटिनिन से क्या बन जाता है? रोडोप्सिन बन जाता है। और यही आप क्वेश्चन एक और पढ़ते होंगे, विटामिन ए की कमी से या डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मींस इसमें आदमी को क्या होता है? डिम लाइट में कम दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। स्कोटॉप्सिन क्या है? ये दोनों कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है बेटा, बिकॉज जो स्कोटॉप्सिन है ना ये भी रोडोप्सिन प्रोटीन का, रोडोप्सिन का ही एक पार्ट है। बट करेक्ट आंसर जो यहाँ हमारा जाएगा वो रेटिनिन होगा, बिकॉज रेटिनिन डायरेक्टली बन रहा है किससे? विटामिन ए से। द पिगमेंट ऑफ द आइरिस, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो आइरिस जो होती है वो हमारे कौन सा पार्ट होता है आईज में? ये जो ऐसे, ये सपोज दिस इज अवर आई, एंड आई के अंदर आप देखते हो ना यहाँ पर 2 गोले हैं। एक जो सेंटर में ब्लैक वाला पोर्शन होता है वो प्यूपिल होती है, और जो उसके सराउंडिंग में ये जो कलरफुल पार्ट होता है सबकी आईज का, किसी की ये थोड़ा ब्लू होती है, किसी की ब्लैक होती है। तो ये जो कलर वाला पिगमेंट वाला पार्ट होता है ये आइरिस होता है, और ये इसमें उसका कोई रोल नहीं है विटामिन ए का। सो आंसर यहाँ हो जाएगा क्या? रेटिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आफ्टर अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज इंजेस्टेड, इंसुलिन सिक्रेशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय। ये कह रहे हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट रिच मील आप ले लेते हैं तो इंसुलिन का सीक्रेशन स्टिमुलेट हो जाता है। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट रिच खाना आपने ले लिया, मील ले लिया, तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा आपका ब्लड में। उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है पैंक्रियाज से। तो वो उसको स्टिमुलेट कौन करता है? ये थोड़ा सा हमारा ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही है। GLP-1 736 एमाइड, CCK कोलेसिस्टोकाइनिन, सेरोटोनिन, इंटरल्यूकिन 5, IL-5। ऑप्शंस की बात करें बेटा तो फर्स्ट जो ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा हमारा, GLP-1 736 एमाइड। ये क्या है? ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन से सीक्रेट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन वाले पार्ट से सीक्रेट होता है ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड।
और काम क्या करता है बेटा, ये इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देता है। सो इंसुलिन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस की बात करें तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में भी, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बनने वाला एक हार्मोन है जो हमारे डाइजेशन और एपेटाइट को रेगुलेट करता है, भूख को और डाइजेशन को कैसे करता है, जो हमारे पैंक्रिएटिक एंजाइम्स हैं उनके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और गैल ब्लैडर से क्या सीक्रेट हो रहा है, बाइल, ये दोनों फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं और दोनों के सीक्रेशन को ये स्टिमुलेट करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन दोनों के सीक्रेशन को रिलीज होने को स्टिमुलेट कर रहा है, यानी कि फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट बात करें बेटा सेरोटोनिन की। सेरोटोनिन क्या करता है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है, डाइजेशन को, स्लीप को, वुंड हीलिंग को, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं फील गुड केमिकल होता है ये। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरल्यूकिन 5 IL-5, ये एक साइटोकाइन होता है और हमारे इम्यून रेस्पॉन्स में रोल प्ले करता है बेटा। कैसे रोल प्ले करता है, जो हमारी इओसिनोफिल्स होती है, WBC का एक टाइप है, उनके मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन को रेगुलेट करता है। और कुछ डिसीज लाइक अस्थमा, होजकिन डिसीज, इनमें ये रोल प्ले करता है। साइटोकाइन है एक तरह का। इंटरल्यूकिन 5 मीन्स हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए बेटा, कास्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन द, कास्ट्रेशन सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शंस क्या क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यूट्रस और प्रोस्टेट। आप थोड़ा सा भी डिटेल में अगर ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जिक्र जरूर आप पाएंगे कहीं ना कहीं कि कास्ट्रेशन क्या होता है और कास्ट्रेशन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में पाई जाती हैं, बेसोफिलिक सेल्स होती है एक तरह की। और कास्ट्रेशन से क्या मीनिंग है बेटा, ऐसा कोई भी एक्शन चाहे सर्जिकल हो या केमिकल हो जिससे मेल अपने टेस्टिकल्स का या टेस्टीज का यूज जो है वो लॉस कर दे, या मेल गोनेड्स जो होते हैं, टेस्टीज जो होते हैं, उनको अगर सर्जिकली रिमूव कर दिया जाए, ऐसा या तो किसी को प्रोस्टेट कैंसर या किसी को और कोई कैंसर है उससे रिलेटेड तब किया जाता है, या किसी और रीजन से केमिकली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का यूज करके उनकी टेस्टीज को, मेल की, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, उसको कास्ट्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एंटीरियर पिट्यूटरी में इसकी सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट ऑफ द इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव आयोडीन इन अ मैमेल वुड एक्यूमुलेट इन, एक मैमेल में जितनी भी आपने क्या किया, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो इंजेक्टेड कर दी, तो वो कहाँ जाके इकट्ठी होगी, बोन में, लीवर में, थाइमस में या फिर थायराइड में। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, थायराइड आंसर हो जाएगा, बिकॉज आप जानते हो थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। तो वो आयोडीन को ट्रैप करेगा जितना भी आप बाहर से दोगे, और आयोडीन को वहीं पर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following pump is responsible for initiating muscle contraction through depolarization of muscle cell membrane? देखिए बेटा, मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा डिटेल में हमने एक वीडियो डाला हुआ है, आपको अगर प्रोसेस में कहीं डाउट हो कि कैसे होता है तो आप वहां से समझ सकते हो, बट यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि मसल सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें डीपोलराइजेशन के लिए कौन सा पंप काम करता है। जैसे ही नर्व इम्पल्स आता है मसल सेल मेम्ब्रेन के पास, तो कैल्शियम आयन पंप जो है वो खुल जाते हैं चैनल, और जिसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और एक्टिन और मायोसिन है ना बेटा, तो एक्टिन के ऊपर ट्रोपोनिन बाइंड रहता है एक प्लेस पर, मायोसिन का जो हेड है, जब एक्टिन से बाइंड होना होता है उस साइट पर ट्रोपोनिन बैठा हुआ है मास्क बनाए हुए, ये कैल्शियम आयन आके उस ट्रोपोनिन को उठा ले जाते हैं वहां से, उसे हटा देते हैं। तो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन के लिए वो एक्सपोज हो जाती है, और मायोसिन का हेड आके एक्टिन से बाइंड हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो इसके लिए कौन से आयन पंप खुल जाते हैं, कैल्शियम आयन पंप, ये इनिशिएशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये जब रिलैक्स स्टेट में आना होता है मसल को, तो ये कैल्शियम आयन वापस फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स, इनमें से कौन सा हार्मोन अल्फा और बीटा सब यूनिट्स का नहीं बना होता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है बेटा, LH, FSH, TSH और प्रोलैक्टिन। सो यहाँ आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन, LH, FSH, TSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन हमारे अल्फा और बीटा सब यूनिट्स के बने होते हैं। जो प्रोलैक्टिन होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये अल्फा बीटा सब यूनिट्स का नहीं बना होता है। और प्रोलैक्टिन के बारे में आप जानते होंगे कैसा हार्मोन है, पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है,
किस कहाँ काम आता है? लैक्टेशन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट में। लैक्टेशन आप समझते हैं मिल्क का सिक्रेशन या रिलीज होना फ्रॉम द मेमेरी ग्लैंड्स। फीमेल में मेमेलिया क्लास के मिल्क सीक्रेट होता है या रिलीज होता है बेबी को फीड कराने के लिए, अपने यंग वंस को फीड कराने के लिए। तो वो लैक्टेशन की प्रोसेस जो होती है उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो प्रोलैक्टिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, अल्फा बीटा सब यूनिट्स का नहीं बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनिन इज सीक्रेटेड बाय। रेनिन किससे सीक्रेट होता है? सेल्स इन द मैक्यूला डेंसा, सेल्स इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेल्स इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। देखिए बेटा, अगर पूरी प्रोसेस भी आप नहीं जानते हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि एक रास मैकेनिज्म होती है हमारी किडनी में, जब बीपी, ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए, मीन्स हमारी यूरिन बनने की प्रोसेस में एक प्रोसेस होती है रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उसमें एक हार्मोन बनता है ये रेनिन। रेनिन जो है किससे बनता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स होती हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो डिस्टल ट्यूब्यूल वाला ही पार्ट है ना, उसी में ये सेल्स बनती हैं। और ये कब काम करती हैं, कब रेनिन बनाती है? जब बीपी या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। सीधी सी बात है, जब बीपी कम होगा तो किडनी में जो ब्लड जा रहा है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ये रीनल ट्यूब्यूल है, पीसीटी है, हेनलेज लूप है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, ये पूरा सिस्टम है। और यहाँ पर जब सारे हमारी बॉडी में ही बीपी कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, सीधी सी बात है किडनी में भी कम जाएगा। जब यहाँ पर कम जाएगा तो जीएफआर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बीपी को, और सॉल्ट और वॉल्यूम, हमारी जो सोडियम आयन और वाटर रिटेंशन है उसको भी इंक्रीज करता है ये कौन सा हार्मोन? रेनिन। रेनिन सीक्रेट होता है, वो फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में, उससे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ये पूरी प्रोसेस आप देखिए तो वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या बनाती है? रेनिन बनाती है, जो किस किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सोडियम आयन और वाटर का रिटेंशन या रीअब्जॉर्प्शन कराने के लिए, पोटेशियम आयन का एक्सक्रीशन कराने के लिए, और बीपी को हमारे मेंटेन करने के लिए। एक चीज और यहां नोटिस करेंगे बेटा, एक रेनिन होता है, एक RENNIN रेनिन होता है, एक सिंगल एन और डबल एन का डिफरेंस है। ये एक एंजाइम होता है जो हमारी स्टमक लाइनिंग में बनता है, और ये एक हार्मोन है जो हमारी किडनी में जेजी सेल्स जो होती है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वो बनाती हैं। जो रेनिन है ये मिल्क की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, कैसिनोजन कैसीन को कन्वर्ट करने के लिए, और ये एक एंजाइम है और ये एक हार्मोन है किडनी में, और ये स्टमक की लाइनिंग में बनता है। तो दोनों में डिफरेंस इनमें याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑप्शंस देखिए बेटा क्या क्या है। डाइपेप्टाइड 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल एस्टर लिंकेज, लिनोलिक एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनोसैकेराइड गैलेक्टोज। यहाँ पर जो मुझे जानी पहचानी चीजें लग रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, डाई पेप्टाइड पे इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। तो आपको एक चीज ये भी देखना है बेटा ध्यान से कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। जो चीज तुम्हें बहुत इजी भी लग रही ना उसको भी बहुत ध्यान से देखो, बिकॉज डाई से एकदम से माइंड में क्या आ जाता है, डाई मीन्स दो पेप्टाइड बॉन्ड। पर थोड़ा सा आप इसको अच्छे से सोचो ध्यान से। मे भी किसी बच्चे ने इसको कैच कर भी लिया हो, बट मैं कह रही हूँ कुछ बच्चों से हो जाती है मिस्टेक, जैसे मेरे से ही हो गई। मेरे दिमाग में एकदम से डाई पेप्टाइड से 2 पेप्टाइड बॉन्ड आया, बट सोचिए डाई पेप्टाइड का मीनिंग है कि 2 अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हैं, और 2 अमीनो एसिड्स जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो क्या होगा, सिंगल होगा। तो यहाँ पर यही रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच्ड। बाकी सारी चीजें सही है। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल होता है CH2OH CHOH CH2OH CH2OH CHOH CH2OH, और जब इसके साथ क्या जुड़ती है, 3 फैटी एसिड्स जुड़ती हैं, तो वो एस्टर बॉन्ड से जुड़ती है। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल सही हो जाएगा। लिनोलिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और गैलेक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड आप जानते ही होंगे, सिंगल यूनिट है शुगर की गैलेक्टोज। तो ये भी हमारा करेक्ट है, सारे करेक्ट है, बस यही रॉन्ग हो जाएगा हमारा। डाई पेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, पेप्टाइड बॉन्ड एक होता है। 2 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े रहते हैं, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। ये आप अच्छी तरह जानते ही होंगे, अमीनो एसिड्स किससे जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं आपस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, द ओनली गैस इन द एटमोस्फेयर दैट कैन एब्जॉर्ब द सन्स डेंजरस रेडिएशन इज। ये फिर से एक इजी क्वेश्चन ही पूछा है कि एटमोस्फेयर में कौन सी गैस है जो सन की डेंजरस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ओजोन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ नाइट्रस ऑक्साइड। तो ओजोन अकेली ऐसी गैस है इनमें सब में जो हमारे सन से आने वाली यूवी रेडिएशन या डेंजरस रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। आप जानते हो ओजोन के बारे में अच्छी तरह, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर बनी हुई है इसकी एक मोटी सी, जो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सन से आने वाली रेज से, डेंजरस रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, ये उनको वहां एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये फिर से 12th बेसिस का ही क्वेश्चन है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन सस्टेन इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन सस्टेन इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन भी बहुत उलझाने वाले नहीं दिए हुए हैं, सीधा सीधा सा आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर। कैपेसिटी की बात कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, मैक्सिमम ही आएगा। मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं उसको बोला जाता है वहां की कैरिंग कैपेसिटी। ये इकोलॉजी से हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली देन रैपिडली एंड फाइनली बिकम्स कांस्टेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल बी। पूछा क्या है, एक पॉपुलेशन जब पहले तो इंक्रीज होती है स्लोली और फिर रैपिडली और फिर फाइनली क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास जे शेप, एस शेप्ड, बोथ जे एंड एस शेप्ड और नन ऑफ द अबव। ये फिर से 12th बेसिस का ही क्वेश्चन है बेटा, इकोलॉजी वाली यूनिट में आप देखिए बहुत क्लियर एस शेप्ड कर्व होता है ये। सो वहां पर आप दो तरह के ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे, एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ और एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का है, वहां फॉर्मूले भी हैं दोनों के लिए, वो फॉर्मूले भी देखिए, और दोनों के लिए कर्व किस तरह का होता है और दोनों ग्रोथ कैसी होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो इस तरह से बनेगा, उसका कर्व जे शेप्ड, सॉरी उसका कर्व बनता है कैसा, जे शेप्ड। उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, कितना भी आप रिसोर्सेस जो वहां पर क्या कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, बट एक्चुअली क्या होता है, रियलिटी तो ये वाला ग्रोथ है, रियलिस्टिक ये होता है और ये आइडियल होता है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम में रिसोर्सेज क्या होती है, लिमिटेड होती हैं। सो कंपटीशन होता है और पहले धीरे से ग्रोथ बढ़े होगी किसी भी इकोसिस्टम में पॉपुलेशन की, और फिर रैपिडली होगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी, बिकॉज कंपटीशन होगा रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से। There is one more thing to tell you, that if you are watching videos and you are getting any help from these videos for your preparation, so please like और share करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, so that I also get some motivation or some kind of positive energy so that I can prepare more material for your preparation. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक्स डाउन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इनटू क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स बाय केमिकल एक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी, फिशन और फ्यूजन। पूछा क्या है इन्होंने कि जो CFC गैस होती है वो ब्रेक डाउन होती है इन द स्ट्रेटोस्फेयर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम्स में, किसकी एक्टिविटी से, केमिकल से या अल्ट्रावायलेट से। सो यहाँ आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट जाती है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम्स में, और वो जो क्लोरीन एटम्स रिलीज होते हैं ना, वो ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ये ओजोन लेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ था और ओजोन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है बेटा हमारा। ओजोन मॉलिक्यूल के साथ ये क्लोरीन एटम्स रिएक्शन करते हैं और ओजोन लेयर जो है उसका डिप्लीशन होने लग रहा है। अब ओजोन होल जो क्रिएट हो रहा है वो इसी की वजह से, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल गैस है यही है। ये पहले क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम्स में, और जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करती है इस ओजोन के साथ, जिसकी वजह से ये लेयर थिन होती जा रही है, जिसको हम ओजोन होल बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द जोन ऑफ इनवेजिनेशन इज। इनवेजिनेशन का जोन क्या है, प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, प्रोस्पेक्टिव मीजोडर्म, प्रोस्पेक्टिव एंडोडर्म, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बेटा हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है, और ये एग के बारे में जब आप पढ़ोगे और थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। इन्वेजिनेशन वहाँ एक प्रोसेस होती है जिसमें एक सरफेस जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है कैविटी, पाउच या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और जनरली ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो ब्लास्टुला है उसकी वॉल अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है गैस्ट्रुला बनाने के लिए। तो ये पूछा है कि वो जोन कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म, जो इस तरह से जिसकी क्या होती है, फोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग होती है अंदर की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये तो हमारे लिए बेनिफिट की चीज होती है अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा किसी पेपर में ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन 2 बार आ रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें जो ये आया था क्वेश्चन, ये ईजी भी है और 2 बार आया है, तो 2 बार आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एपिग्लोटिस आंसर होगा, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नहीं होता है, वर्मीफॉर्म नोट अ वेस्टिजियल पूछा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, प्लीका सेमिलियोनेरिस, ईयर मसल्स, ये तीनों हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट एपिग्लोटिस वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन हम पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि ये क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गन्स जो पहले फंक्शनल हुआ करते थे ह्यूमन की बॉडी में, बट इनका अब कोई वेल नोन फंक्शन नहीं है, इनका केवल रेमनेंट पार्ट हमारी बॉडी में बचा हुआ है। नेक्स्ट है, द एज्ड एरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाय। एज्ड एरिथ्रोसाइट्स से क्या मीनिंग है बेटा, जो एरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसी, जो हमारी डेड हो जाती हैं उनको डिस्ट्रॉय कहाँ किया जाता है। तो वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है कहाँ, स्प्लीन में मेनली, बट यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या है, स्प्लीन एंड लीवर, हार्ट एंड लंग, किडनी और गैल ब्लैडर। तो यहाँ आंसर हो जाएगा स्प्लीन एंड लीवर। जो हमारी आरबीसी आप जानते हो, आरबीसी जो होती है वो डेली बहुत सारी आरबीसी हमारी डेड होती रहती हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, और बहुत सारी उसकी कई गुना आरबीसी हमारी डेली बनती रहती हैं। तो जो डिस्ट्रॉय होती हैं उनको कहाँ डिस्ट्रॉय होती हैं, वो ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है उसे आरबीसी का, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। स्प्लीन और लीवर में सारी वो डिस्ट्रॉय की जाती हैं आरबीसी डेली, जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है। स्प्लीन के बारे में एक चीज और याद रखेंगे बेटा, ये हमारा कुछ रिजर्व ब्लड स्टोर करके रखता है, इसलिए इसको इमरजेंसी ब्लड बैंक भी बोलते हैं। स्प्लीन, जिसको हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, एक छोटा सा ऑर्गन होता है हमारा, जिसको इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहते हैं, बिकॉज इसके पास कुछ रिजर्व ब्लड, इंजरी या कुछ ऐसे केसेस में जब ब्लड लॉस हो जाए तो ये ब्लड काम आता है हमारे। और क्या क्या फंक्शन करता है, ये हमारी ब्लड को स्क्रीन करता है, मीन्स फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स में भी इसका रोल है, और ओल्ड और डैमेज्ड आरबीसी को तो रिमूव करता ही है उसमें से, डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज भी बनाता है। लीवर की अगर बात करें तो लीवर बहुत सारे फंक्शन रोल प्ले करता है बेटा हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और एक बड़ी ग्लैंड होती है ये, डाइजेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड रेगुलेशन, ग्लूकागन और विटामिन को रिजर्व स्टोर करने का काम, मेटाबॉलिज्म को देखता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म को भी देखता है, और इम्यून सिस्टम में भी रोल प्ले करता है। सो यहाँ आंसर हो जाएगा स्प्लीन एंड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोपोर फॉर्म्स द फ्यूचर। ये फिर से हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन आ गया, फ्रॉग से पूछा गया है कि जो ब्लास्टोपोर है, अगर उस टॉपिक को आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इजीली आंसर कर दोगे, माउथ, एनस, नेयर्स या टिम्पेनम। देखो बेटा, वहां पर जब आप पढ़ोगे तो 2 तरह का डेवलपमेंट होता है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, उसी के बेसिस पर 2 तरह के एनिमल्स भी होते हैं इसी डेवलपमेंट के बेसिस पर। अगर उसमें ब्लास्टोपोर जो पार्ट है एम्ब्रियो का, उससे अगर फ्यूचर माउथ बनता है तो उसको प्रोटोस्टोम बोलते हैं, और अगर एनस बनता है तो उसको ड्यूटेरोस्टोम बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉग में क्या होता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस बनता है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्लास्टोडिस्क इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। ब्लास्टोडिस्क किससे कॉन्स्टिट्यूट होती है या बनती है, ब्लास्टोडिस्क किसकी बनी होती है। ब्लास्टोडिस्क एम्ब्रियो का या एग का एक पार्ट होता है बेटा, साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है, जो किससे बना होता है, हाइपोब्लास्ट और मीजोडर्म से, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से, या एपीब्लास्ट और मीजोडर्म से, या फिर एपीब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट वाली जो लेयर होती है उनसे बनता है ब्लास्टोडिस्क। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। मीन्स एक तरह से जो एम्ब्रियो होता है उसको सूखने से बचाने वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है। सो एम्ब्रियो को सराउंड करने के लिए 4 तरह की मेम्ब्रेन होती है हमारी, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और यॉक सैक। चारों का अलग अलग फंक्शन होता है। अगर इन्होंने पूछा है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेसिकेशन से कौन प्रोटेक्ट करती है, तो वो क्या होती है हमारी, एमनियोन होती है। बिकॉज एमनियोन के यहाँ पर और एम्ब्रियो के बीच में एक
कैविटी होती है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोटिक कैविटी, और उसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं जिसको, जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इससे एमनियोसेंटेसिस भी किया जाता है। एक टेस्ट होता है जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए, एमनियोसेंटेसिस, उसमें सिरिंज की हेल्प से यहीं से ब्लड क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और उस ब्लड का टेस्ट करके हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है फीटस में उसका पता लगाया जा सकता है। एंड इसका मिसयूज भी किया जाता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बिकॉज उसमें कुछ सेल्स होती हैं फीटस की, तो उन सेल्स से हम उसके क्रोमोसोम्स एक्स और वाई का भी पता लगा सकते हैं, जिससे उसका सेक्स भी पता किया जा सकता है। यहाँ अगर कोरियोन की बात करें तो ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है, और किसी किसी में कोरियोन और एलेंटोइस दोनों प्लेसेंटा बनवाती हैं। और एलेंटोइस एक तरह से सिमिलर होती है किडनी के और यूरिनरी ब्लैडर के, ये वेस्ट को स्टोर करती है और रिलीज भी, एक्सक्रेशन भी कराती है, और जो योक सैक है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो बच्चों, इन दिस सेशन वी हैव कंप्लीटेड जूलॉजी क्वेश्चंस, एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग बॉटनी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।